चलो बेटा सुनो ध्यान से आप। हमने ना ईथर वाली रिएक्शन शुरू की थी, रिएक्शन विद HI। वो रिएक्शन पूरी कर रहे हैं, उसके 4 केस थे बेटा, कल मैंने 1 करवा दिया था। आज बाकी के 2 केस डिस्कस कर रहे हैं, 3 केस सॉरी, और इसके बाद एसिडिक कैरेक्टर भी है, वो भी स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा बहुत अगर पोर्शन पेंडिंग रह भी गया तो कल कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही कल कंप्लीट होगा साथ में साथ हम शुरू कर देंगे बेटा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। दोपहर में ना 1 बजे वाले बैच बच्चा कोई बोल रहा था कि इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स करवा दो। थ्योरी का चैप्टर थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, बट वो हो नहीं पाएगा बेटा इसके बाद, क्योंकि ना बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ने हैं, न्यूक्लिक एसिड आपने पढ़ने हैं, प्रोटीन्स आपने पढ़ने हैं। इन सभी कंपाउंड्स में यूज होता है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब तक आप चैप्टर 8 नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपको बायोमोलिक्यूल्स में ये वाले कंपाउंड समझ में नहीं आएंगे। तो आप इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन स्टार्ट करेंगे। अमाइन से या बायोमोलिक्यूल में तुम्हारी मर्जी रहेगी, तुमने पहले क्या शुरू करवाना है वो आपकी मर्जी रहेगी। इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन ही चलेगा बेटा, ठीक है। और पूरी ट्राई करूंगा कि 16 वर्किंग डेज में आपका वो चैप्टर पूरा हो जाए, मतलब इस महीने में एल्डिहाइड, कीटोन वाला, तभी अपनी थोड़ी स्पीड जो है वो कवर हो पाएगी। क्लियर है? तो बेटा कल मैं आपको करवा रहा था ईथर की रिएक्शन HI के साथ। ईथर जब HI के साथ रिएक्ट करता है, एक मॉलिक्यूल बनता है हेलोअल्केन यानी कि आइडोअल्केन, और एक मॉलिक्यूल बनता है एल्कोहल। कल मैंने आपको पहले केस में ये बताया था, अगर हमारे पास ईथर के अंदर प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बन चेन है, तो प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बन चेन में I नेगेटिव अटैक करेगा लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पे। मतलब अगर प्राइमरी है तो छोटी चेन पे, अगर सेकेंडरी है तो भी छोटी चेन पे, और अगर प्राइमरी सेकेंडरी है तो प्राइमरी पे। छोटी कार्बन चेन पे अटैक करेगा क्योंकि रिएक्शन ना SN2 मैकेनिज्म से चलती है। लेकिन अगर हमारे ईथर के अंदर टर्शरी चेन आ गई तो मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। अगर हमारे ईथर में टर्शरी कार्बन चेन आ जाए तो मैकेनिज्म SN1 हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म I नेगेटिव अटैक करेगा सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन पे। सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? टर्शरी बनाएगा, इसलिए टर्शरी पे ही अटैक होगा बेटा। समझ गए? तो हमारे पास सेकंड केस ये है, इफ ईथर कंटेन्स tertiary alkyl group, then I negative attacks on tertiary carbocation and reaction follows SN1 mechanism। तो बेटा अगर ईथर के अंदर टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है तो हमारा जो I नेगेटिव है वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, क्योंकि रिएक्शन SN2 की बजाय SN1 हो जाएगी। अब आपको देखो ध्यान रखना पड़ेगा ये, अगर आपके ईथर में प्राइमरी और सेकेंडरी है तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखो, और अगर आपके ईथर में टर्शरी आ गया तो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस गई भाड़ में, फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखो। प्राइमरी सेकेंडरी की लड़ाई है, प्राइमरी जीतेगा, सेकेंडरी टर्शरी की लड़ाई है, टर्शरी जीतेगा। कार्बोकेटाइन उसका स्टेबल है बेटा, टर्शरी की आती मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। इसका एग्जांपल भी देख सकते हो आप बेटा, जैसे ये देखो CH3 CH2 ऑक्सीजन, और ये आ गया बेटा टर्शरी कार्बोकेटाइन। मैं रिएक्शन करवा रहा हूं HI के साथ, ये प्राइमरी और ये टर्शरी। प्राइमरी भी है टर्शरी भी है, टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो I नेगेटिव बेटा इस पे अटैक करेगा। अगर I नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा तो O पे अटैक करेगा हाइड्रोजन, बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस CH3C CH3 CH3I। पहले वाले केस में I नेगेटिव लेस स्टेरिक हिंड्रेंस को फॉलो कर रहा था,
अब वो जाएगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे। तो जहाँ टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है बेटा, वहाँ पे हमारे पास स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। सेम रिएक्शन होती अगर सेकेंडरी और टर्शरी का कंपैरिजन होता तो भी। एक साइड पे सेकेंडरी कार्बन है, एक साइड पे टर्शरी कार्बन है। आई नेगेटिव अटैक करता बेटा टर्शरी कार्बन पे ही, सेकेंडरी वाला कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है। तो एक हमारे पास बनता आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एक हमारे पास बनता बेटा टर्शरी आइडोएल्केन। तो बेटा केस याद रहेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी है तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखोगे, लेकिन जैसे ही टर्शरी आ जाएगा तो कार्बोकेटाइन देखेंगे, टर्शरी पे ही अटैक करेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी में कंपैरिजन है तो छोटे वाले पे, प्राइमरी टर्शरी या सेकेंडरी टर्शरी कंपैरिजन है तो बड़े वाले पे आई नेगेटिव का अटैक होगा। ये अपना दूसरा केस है बेटा। अब आपको ना मैंने 2 केस स्टडी करवा दिए, दोनों केसेस में प्राइमरी भी कवर हो गया, सेकेंडरी भी कवर हो गया, टर्शरी भी कवर हो गया, एलिफेटिक कवर हो गए। एलिफेटिक अगर कवर हो गए हैं तो अब बात आएगी बेटा एरोमेटिक की। अगर मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड में कौन से साइड से क्लीवेज होगी। तो हम आ गए बेटा केस 3 पे। ये लिखवाने से पहले समझ लो बेटा, एक बार मैं बता के रहा हूं आपको। जैसे मान लो एक साइड तो मेरे पास आ गई बेंजीन, एक साइड तो आ गई बेंजीन और दूसरी साइड पे आ गई कार्बन चेन। और अगर आप ध्यान से देखोगे ऑक्सीजन बेंजीन के साथ डायरेक्टली कंबाइंड है। डायरेक्ट से मेरा मतलब है बीच में कोई कार्बन चेन नहीं आ रही अभी, डायरेक्ट एक दूसरे से कंबाइन है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे HI की रिएक्शन करवाऊंगा, सॉरी, तो मेरे पास 2 रास्ते हैं बेटा, या तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी पाथ 1 या यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी पाथ 2। मुझे नहीं पता दोनों में से कौन सा सही है, तो एक बार दोनों करके देखते हैं, दोनों के इंटरमीडिएट बना के देखते हैं। एक के इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होंगे और एक के लेस स्टेबल होंगे। तो पहले पाथ 1 फॉलो करता हूं मैं। अगर मैं पाथ 1 फॉलो करूंगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कार्बन पे पॉजिटिव। ये तो हो गया पाथ 1। अगर मैं पाथ 2 से जाऊंगा, पाथ 2 में यहां से बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। तो एक तो मेरे पास बन जाएगा ये बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव और एक बन जाएगा बेटा CH2 CH3। सही है। अब एक बार ध्यान से देखो, आपको दोनों में इंटरमीडिएट दिख रहे होंगे। एक इंटरमीडिएट है ऑक्सीजन वाला एल्कोक्साइड और एक इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन। ऊपर वाले जो हमारे इंटरमीडिएट है बेटा, ये दोनों के दोनों अनस्टेबल हैं। बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता, बेंजीन कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में तो जाएगा नहीं। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डिस्टेबलाइज कर देगी। ये दोनों ही अनस्टेबल है बेटा। नीचे वाला स्टेबल है, बताता हूँ कैसे, अटेंडेंस बोल दोगे। हरमन, रक्षिता, योगेश, जतिन, प्रियांशी, पति, हरमन एब्सेंट है। तो बेटा ये देखो, नीचे वाला जो हमारा पाथ 2 है, नीचे वाले में प्रोडक्ट स्टेबल है। नीचे वाले में प्रोडक्ट स्टेबल क्यों है? क्योंकि हमारे पास बना फिनॉक्साइड आयन और फिनॉक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अभी आपको मैं एसिडिक कैरेक्टर में बना के भी दिखाऊंगा, बस एक बार बता देता हूँ रेजोनेंस होती कैसे है। नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड और बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज, तो इस तरीके से रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी। ऊपर वाले में अनस्टेबल है तो पाथ 1 पॉसिबल नहीं है बेटा। तो हमारी जो बॉन्ड क्लीवेज है वो कहां से होगी? पाथ 2 से। पाथ 2 से अगर क्लीवेज होगी तो I नेगेटिव जाएगा कार्बन चेन के पास और O नेगेटिव के पास जाएगा H पॉजिटिव बेटा।
मतलब एक तो हमारे पास बनेगा फिनॉल और एक बनेगी हमारे पास ओपन चेन वाली आइडो एल्केन। कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हारे पास ऐसा ईथर आ जाए जिसमें एक साइड बेंजीन है और एक साइड कार्बन चेन है, तो आई नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? कार्बन चेन पे अटैक करेगा, वो बेंजीन पे अटैक नहीं करेगा। बेंजीन पे कौन जाएगा? बेंजीन पे हाइड्रोजन जाएगा बेटा। यही हमारे पास हमारा केस 3 है। पहले लिखवा देता हूँ, फिर एग्जांपल करवा दूंगा। तो आप लिखोगे इफ ईथर कंटेन बोथ एराइल and alkyl part bonded with oxygen atom directly, then I negative will attack on alkyl part so that stable phenoxide ion can be formed। अगर हमारे ईथर में एक साइड पे एरोमेटिक चेन है, अराइल ग्रुप है, और एक साइड पे एलिफेटिक चेन है बेटा, तो हम क्या करेंगे? दोनों में हम अटैक करवाएंगे आई नेगेटिव का एल्काइल पार्ट पे, क्योंकि अगर हम एल्काइल पार्ट पे अटैक करवाएंगे तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा जो कि स्टेबल है। तो ये देखो, ये आ गया प्लस HI, आई नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा बेटा, तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2I, और साथ में बन जाएगा बेटा फिनॉल। कोई डाउट है तो बोलो। थर्ड केस आया समझ में? पेपर में प्लीज ध्यान से देख लेना बेटा। बेंजीन आएगा, बेंजीन को ध्यान से देख लेना। बेंजीन के साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, बीच में कार्बन है। अभी अपन ने वो केस लिया जब बेंजीन के साथ ऑक्सीजन डायरेक्ट है बेटा। अगर बीच में कार्बन आ गया तो आंसर चेंज हो जाएगा। वही हमारा लास्ट केस है। वो करने के बाद ईथर कंप्लीट, और उसके बाद एसिडिक करैक्टर लास्ट टॉपिक है बेटा, स्टार्ट करेंगे अभी। क्लियर सभी ने? संडे क्लास बेटा 99% लगेगी, बाकी आपको फ्राइडे सैटरडे कंफर्म कर देंगे। टाइमिंग क्या रहेगी सर? टाइमिंग बेटा मैसेज ही आएगा ग्रुप में, मैं बाकी टीचर से बात करके रखूंगा। अर्ली मॉर्निंग रहेगा 9 बजे के आसपास, पहले बता देता हूँ। उन्हें क्लास लगानी, टॉर्चर करना तो नहीं, बता सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूशन में भी टाइमिंग क्या रहेगी? कोई बात नहीं बेटा, बता दूंगा। बस बेटा बस। अरे यार तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार में? बस गधे हो तुम, इंसानी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। If ether contains alkyl group and benzyl group attached to the oxygen atom, then I negative attacks on benzyl part as benzyl carbocation is more stable। तो बेटा ये लास्ट पार्ट है, एक बार बोर्ड में देखो सभी। बेंजीन और एक साइड पे बेटा कार्बन चेन। अब प्रॉब्लम ये है कि बेंजीन जो है ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कंबाइन नहीं है, बीच में कार्बन आ गया। अगर बीच में कार्बन आ गया तो ये वाला पार्ट हो जाएगा बेंजाइल,
और ये वाला पार्ट हो जाएगा बेटा एल्काइल। यहां पे तुम देख रहे हो बेंजीन डायरेक्ट कंबाइन थी और यहां पे बीच में CH2 आ गया। तो कहने का मतलब ये है बेटा, अगर बेंजीन के साथ CH2 आ गया तो फिर I नेगेटिव बेंजीन की साइड पे अटैक करेगा। सर ये क्या बात हुई, यहां पे तो बेंजीन से अपोजिट कर रहा था, अब यहां पे बेंजीन के टुवार्ड्स कर रहा है। सारा खेल इंटरमीडिएट का है बेटा। यहां पे बेंजीन के साथ ऑक्सीजन थी, फिनॉक्साइड आयन बनेगा विच इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। यहां पे बेंजीन के साथ CH2 है, तो अगर आप यहां से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो हमारे पास बनेगा बेंजाइल कार्बोकेटायन। एंड अगेन बेंजाइल कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस बेटा। तो यहां पे ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। जो कार्बोकेटायन स्टेबल है वही बनेगा, I नेगेटिव उसी पे अटैक करेगा। क्या समझे? अगर बेंजीन अकेला है तो बेंजीन से अपोजिट अटैक करो, और अगर बेंजीन के साथ कार्बन है तो बेंजीन पे ही अटैक करो। समझ गए? तो ये हमारे पास हमारे 4 केस हैं। पेपर में इन चारों के अलावा कोई और केस नहीं आएगा बेटा, अगर आया तो। यहां पे हमारा ईथर वाला पोर्शन पूरा हो गया। अगर आप बाय चांस गलती से बुक खोल के देखोगे ना, तो बुक के अंदर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मिथॉक्सी बेंजीन। बेंजीन के ऊपर ईथर लगा के ये वाला कंपाउंड बेटा, एक कार्बन वाला मिथॉक्सी बेंजीन, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की हुई हैं। तो मैं तो नहीं करवा रहा। 5 होती हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, असाइलेशन और एल्काइलेशन। वो बेटा हेलोएरिन जैसे सेम है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और पैरा वाला मेजर। तो वो आपने पहले की हुई है पिछले चैप्टर में। जहां जहां पे आपने X लगा के रिएक्शन की थी, अब उस X की जगह मिथॉक्सी लगा देना, ठीक है ना? ये देखो मैं बता देता हूं। इसका नाम है मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन, प्यार से हम इसे एनिसोल बोलते हैं बेटा। मतलब इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? एनिसोल। एनिसोल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करेंगे, लोन पेयर डोनेट करेंगे तो ऑर्थो पे और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे हमारा मिथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये ऑर्थो पे प्रोडक्ट बनाएगा, पैरा पे प्रोडक्ट बनाएगा और पैरा वाला मेजर। कुछ भी नया नहीं है। हैलोजन लगाओगे तो ऑर्थो और पैरा पे लगेगा, नाइट्रेशन में नाइट्रो, सल्फोनिक में SO3H, एल्काइलेशन में कार्बन चेन और असाइलेशन में RCO ग्रुप। करवा चुका हूँ पहले, तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बेटा। और वैसे भी अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब हुई तो शायद इलेक्ट्रोफिलिक का क्वेश्चन आ जाए एनिसोल में से, अदरवाइज नहीं आता बेटा। HI और विलियमसन सिंथेसिस जो कल करवाई थी उसी में से क्वेश्चन भर के आते हैं बेटा, इसमें से अगर आए तो, ठीक है? फिर चाहे वो आपका CBSE का क्वेश्चन है, चाहे वो आपका कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है, एनिसोल में से बहुत रेयर आती हैं। बस ये बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं एनिसोल और एनिलीन में। एनिलीन में NH2 आता है बेटा और एनिसोल में मिथॉक्सी आता है। नाम दोनों का लगभग सेम लगता है बच्चों को, पता नहीं क्यों, तो इसलिए बच्चे गलत कर देते हैं, वो ध्यान रखना। एनिसोल अलग चीज़ है, एनिलीन अलग चीज़ है। हो जाएगा? हेडिंग डाल लोगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। acidic character of alcohols and phenols. बेटा जी 2 पार्ट्स में चलेगा ये, एक पार्ट है अल्कोहल का और एक पार्ट फिनॉल का। सबसे पहले अल्कोहल की बात कर लेते हैं। वैसे करनी नहीं चाहिए क्योंकि है ही नहीं बेटा एसिडिक। आप पानी को क्या मानते हो, एसिडिक मानते हो या बेसिक मानते हो? पानी न्यूट्रल है बेटा,
पानी के अंदर H+ की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। कितनी है? 25 डिग्री पे पानी के अंदर H+ की जो कंसंट्रेशन होती है वो 10⁻⁻7 होती है बेटा, बहुत कम है। मतलब 0.000001 इतनी कम कंसंट्रेशन है। इससे भी गया गुजरा एल्कोहल इससे भी कम H+ प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब अगर आप कंपटीशन करवा दोगे ना, ताकतवर कौन है, एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है या पानी ज़्यादा एसिडिक है? पानी जो है वो एल्कोहल के मुकाबले ज़्यादा एसिडिक है। एल्कोहल इतना गया गुजरा है बेटा, लेकिन स्टिल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि फिनॉल का भाई है। फिनॉल का एसिडिक करेक्टर थोड़ा सही होता है, वो आप पढ़ेंगे भी बाद में। पहले एक बार एल्कोहल के लिए बात कर लेते हैं। आपको ये चीज़ मैंने पहले भी करवाई हुई है बेटा, इक्विलिब्रियम चैप्टर में +1 में। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। एल्कोहल एक वीक एसिड है, और अगर आपको +1 की थोड़ी सी कहानी याद हो, वीक एसिड की रिएक्शन रिवर्सिबल होती है क्योंकि इसमें चेंज बहुत ही स्मॉल होता है, आप रिवर्स कर सकते हो। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, उनकी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती। एल्कोहल एक वीक एसिड है तो इसकी रिएक्शन क्या रहेगी? रिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हो। हम एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे Ka का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। जितनी ज़्यादा इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा बेटा। फिर आप ये प्रूव करेंगे कि ये पानी से भी घटिया है, क्यों? और फिर आप ये प्रूव करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वीक कौन है। वैसे तो तीनों ही घटिया हैं, प्राइमरी भी बेकार है, सेकेंडरी भी बेकार है, टर्शरी भी बेकार है, पर हमें ये देखना है कि ज़्यादा घटिया कौन है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में से कौन मोर एसिडिक है और कौन लेस एसिडिक है, ये 3 पॉइंट हमें पढ़ने हैं। पहला पॉइंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला, दूसरा कंपैरिजन विद वाटर, और तीसरा सेल्फ कंपैरिजन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। तो शुरू करते हैं बेटा। पहला पॉइंट है एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल का एसिडिक करेक्टर। तो बेटा सुनोगे ध्यान से बेटा। व्हेन एल्कोहल dissolved in water following reaction takes place। तो ये लो बेटा, ROH प्लस वाटर चेंजेस टू, ये H+ लूज करेगा, ये H+ गेन करेगा। एल्कोहल जब H+ लूज करेगा बना देगा एल्कोक्साइड आयन, और ये जब H+ गेन करेगा बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। जैसा मैंने बोला था ये वीक है तो रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ लगाओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब बेटा ध्यान से देखो, वाटर सोलवेंट है, सोलवेंट एक्सेस में होता है, जो चीज एक्सेस में होती है ना उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, तो आप उसकी कंसंट्रेशन क्या मान सकते हो, कांस्टेंट। तो आप लिखोगे सिंस वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस, वाटर एक्सेस में है बेटा, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। एक बार बोर्ड पे देखो, वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो मतलब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये डिवाइड है यहां जाके मल्टीप्लाई, के कांस्टेंट इनटू वाटर कांस्टेंट इज इक्वल टू एल्कोक्साइड आयन
हाइड्रोनियम आयन और नीचे अल्कोहल, कांस्टेंट डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट आ गया Ka। बताओ कितना W, वाटर प्रोडक्ट है ये, मार खाएगा। अल्कोहल लिया हुआ है, खाएगा वाटर, ये होता है वाटर प्रोडक्ट। याद आ गया? चलो, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट दैट इज Ka। Ka इज कांस्टेंट ऑफ एसिड। और अगर आप ध्यान से देखोगे Ka की वैल्यू हाइड्रोनियम आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितने ज्यादा H+ लूज होंगे उतने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन बनेंगे Ka की वैल्यू उतनी ज्यादा, और जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू आएगी एसिडिक करैक्टर उतना ज्यादा। तो आप देखोगे ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ Ka, greater will be the acidic character of alcohol। फिर हम एक और चीज भी पढ़ते हैं बेटा, ऑल्सो pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka। ये मैंने +1 में सिखाया था ना। +1 में अगर आपको याद हो pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H+। अगर यहाँ H है तो यहाँ भी H है, तो मैंने H की जगह Ka लिख दिया। अगर यहाँ K है तो यहाँ भी Ka। आ गया फॉर्मूला। अब इसको दोबारा देखो, लॉग में कोई नंबर हो, नंबर में पावर हो, पावर आगे आ जाती है। तो मैं इसको उल्टा भी तो बोल सकता हूँ, अगर लॉग के आगे कोई नंबर हो तो वो पावर में जा सकता है। तो ये देखो लॉग के आगे -1 है बेटा, तो ये -1 में पावर में ले गया। pKa लॉग Ka की पावर -1, और Ka की पावर -1 है तो log 1/Ka। अगर आपको याद हो Ka is directly proportional to acidic character, but Ka is inversely proportional to pK। मतलब अगर एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा तो pKa की वैल्यू कम हो जाएगी बेटा। Ka की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और pKa की वैल्यू कम होनी चाहिए। इसका मतलब ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ pKa, लोअर विल बी द एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल। pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिडिक करेक्टर उतना कम हो जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास एल्कोहल के लिए इंट्रोडक्शन थी। अभी तो हमने इसको और भी बदनाम करना है बेटा, हम इसको बोलेंगे तो पानी से भी गया गुजरा है। अभी तो हमने बस ये बताया कि एल्कोहल कैन बी एसिडिक, बट ये बहुत ही वीक एसिड है। ये प्रूव करने के लिए इसे पानी से कंपेयर करना पड़ेगा। पानी के कंपैरिजन वाला जो है ना, वो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में करवाऊंगा। तो क्वेश्चन लिखेंगे बेटा आप। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। ये वाली चीज़ मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी करवाऊंगा, अमाइंस में भी करवाऊंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में तो सेम ही आएगी Ka, अमाइंस में आएगा Kb, क्योंकि वहाँ पे बेसिक कैरेक्टर है बेटा। कंसेप्ट यही रहेगा, सारा कंसेप्ट वही। रिएक्शन लिखूंगा, इक्विलिब्रियम आएगा, पानी कांस्टेंट, सब कुछ सेम। बस एसिड के लिए Ka और बेस के लिए। अगला चैप्टर कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। वहाँ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे, लेकिन जब आपको अमाइंस करवाऊंगा वहाँ OH नेगेटिव प्रोड्यूस होंगे, जिससे बेसिक कैरेक्टर प्रूव होगा बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखोगे।
बेटा 6 बजे नहीं अभी गुरलीन ना, मैं तो कुछ बोली नहीं। गुरलीन की सहेली। हाँ ऐसे मैं बोलो। अभी तो कुछ बोला ही नहीं। गुरलीन ऐसे बदनाम कर रखी है। Why alcohols are weaker acids than water? तो बेटा अल्कोहल जो है वो पानी से भी वीकर एसिड क्यों है और कैसे हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, आप किसी भी सब्सटेंस को एसिड कब मानते हो? कोई भी सब्सटेंस अगर H+ रिलीज कर देगा तो वो एसिड है। 10th में आपको इतना ही बताया जाता है, जो H+ आयन देते हैं वो एसिड होता है। पूरी बात नहीं बोली जाती बेटा। देखो अगर किसी बंदे ने 2000 रुपये दान कर दिए तो वो अमीर है, 2000 दान कर दिए ना वो अमीर है। पूरी बात तो बताई नहीं, 2000 दान कर दिए उसके जेब में बेचारे पास थे ही 2000। कहने का मतलब ये है बेटा, आप ये मत देखो कि डोनेट क्या हो रहा है, आप ये देखो कि डोनेट होने के बाद जो बच गया वो स्टेबल है या नहीं। तो अगर आपने प्रूव करना है कि अल्कोहल एसिडिक है या पानी एसिडिक है, तो अल्कोहल और पानी दोनों क्या करेंगे? H+ लूज कर देंगे। H+ लूज करने के बाद जो इनके पास एनायन बचेगा, अगर वो एनायन स्टेबल है तो ये एसिडिक है, H+ दे देंगे। लेकिन अगर वो एनायन अनस्टेबल है, H+ देगी ये खुश नहीं हुआ, अनस्टेबल है, तो वो क्या करेंगे? वापस रिएक्ट करके H+ वापस बुला लेंगे। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये कहानी है बेटा। तो हमने एक्चुअल में क्या करना है, अल्कोहल के लिए भी और वाटर के लिए भी, दोनों के लिए H+ लूज करने हैं। H+ लूज करने के बाद जो एनायन बचेगा ना, उस एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। ऑब्वियसली अल्कोहल का एनायन लेस स्टेबल होगा और पानी का एनायन मोर स्टेबल होगा, इसीलिए पानी मोर एसिडिक है और अल्कोहल लेस एसिडिक है बेटा। एक वर्ड में बार बार गलत बोल रहा हूँ, गलत बोलना नहीं चाहिए वैसे। वो H+ लूज करने के बाद एनायन नहीं बचता, H+ लूज करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बचता है बेटा। ये हमें ब्रोंस्टेड ने सिखाया था, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस, ब्रोंस्टेड कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट था पूरा नाम। तो वहां से मैं बोल रहा हूं, हमारे पास है एसिड, अल्कोहल मान लो एसिड है, एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के बाद जो बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस होता है बेटा, यानी कि कॉन्जुगेट बेस प्लस H+ एसिड हो जाता है। तो हमने ये देखना है, अगर हमारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, और अगर वो स्टेबल नहीं है तो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो आप इसका आंसर लिखोगे बेटा, एक काम की बात नहीं है, काम की बात लिख लो। कंसीडर आयनाइजेशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। बेटा अल्कोहल आयनाइज होगा H+ और RO नेगेटिव। RO नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं बेटा। सेम केस विद वाटर, वाटर आयनाइज होगा, बनेगा H+ और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो हम क्या करेंगे? दोनों कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो मोर स्टेबल है उसका एसिड मोर एसिडिक और अगले वाले की टाटा बाय बाय। तो अल्कोहल को प्रॉब्लम है क्या? बोर्ड में देखो भाई, ये जो हमारा एल्कोक्साइड आयन बना ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? देखो भाई, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के साथ है एल्काइल ग्रुप। जो हमारा एल्काइल ग्रुप है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये +I इफेक्ट शो करेगा। अब क्योंकि ये +I इफेक्ट शो करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करेगा। अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो नेगेटिव चार्ज किसी और से रिएक्ट करने जाएगा,
रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी बेटा। अगर हम कार्बन चेन लगा देंगे ना, तो कार्बन चेन ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो ये हाइड्रोजन को ही वापस बुला लेगा, फिर बोलेगा इतना नेगेटिव चार्ज है, मेरे से नहीं संभाला जा रहा। इसके लिए एक महंगा वर्ड यूज करते हैं हम, इंटेंसिफाई। नेगेटिव चार्ज बढ़ जाना, नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाना, उसके लिए बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो गया। इंटेंसिफाई होने का मतलब अनस्टेबल हो गया। नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा तो स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम तो एसिडिक कैरेक्टर भी कम। ऐसा परेशान करने वाला डोनेटिंग ग्रुप हाइड्रोक्साइड में है ही नहीं। हाइड्रोक्साइड में कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोलते हैं एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, वो भी दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज नहीं होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज नहीं होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी बेटा। आया समझ में? वर्ड्स में लिखवा रहा हूं, वहां पे ये नोट कर लोगे, आंसर के बाद छुट्टी कर देंगे बेटा। फिनॉल फिर आप कल डिस्कस करेंगे। तो आप लिखोगे बेटा, इन केस ऑफ एल्कोहल, alkoxide ion is formed which is destabilized due to plus effect of alkyl group. This plus effect results in increase of negative charge on oxygen atom, which destabilizes the alkoxide ion. No such group is present in hydroxide ion, and that is why alcohols are weaker acids than water.